हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज सभी हम लोग तैयार हैं। सीटेट एग्ज़ाम फरवरी में जो होने वाला है उसके संस्कृत का जो सेकंड क्लास है उसको लेकर के मैं आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा एग्ज़ाम जो है फरवरी में है और जल्द से जल्द हम लोगों का जो है एडमिट कार्ड भी निकल आएगा। पहले सिटी दिखाएगा, उसके बाद फिर हम लोगों का स्कूल दिखाएगा कि कहाँ गया हुआ है। तो आज हम सभी लोग बात करते हैं अपना सीटेट एग्ज़ाम के विषय में। तो यह बता दें कि सीटेट एग्ज़ाम हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सीटेट एग्ज़ाम का जो हम पहले सामान्य जानकारी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो प्रत्येक लोगों के पास नहीं जा पाती है, तो हर वीडियो में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे देखा जाए तो सामान्य जानकारी के रूप में कि इसमें सीडीपी, फिर इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और एसएसटी, ये 4 पोर्शन रहते हैं। तो इसमें से भी 30 क्वेश्चन, इसका भी 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इसके बाद इसमें 60 क्वेश्चन, पूरे मिला करके 150 क्वेश्चन के हमारे रहते हैं। इसमें से हम सभी लोगों को 90 मार्क्स लाना रहता है टोटल, जो कि हमारा क्राइटेरिया निर्धारित हुआ है। अब इसमें हम देखें तो जैसे सीडीपी की मेरी पूरी क्लासेस पढ़ा दी हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं। एलटी जो मतलब कि एल लैंग्वेज फर्स्ट है, इसमें का जो हमने हिंदी को 2 क्लास में पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, उसको भी देख सकते हैं। अब लैंग्वेज जो सेकंड संस्कृत के रूप में हमने देख रहे हैं, तो उसमें भी हम 1 क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास हमारी होगी। जैसे कि मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि जब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, इसके बाद आप लोगों के जो एसएसटी की क्लासेज हैं वह आप लोगों की जो है टोटल 9 क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। 9 क्लास, इन 9 क्लास को पूरी एनसीईआरटी पूरा कवर किया कराया रहेगा। इसमें पूरा एकदम ए टू जेड रहेगा। तो आप सभी लोगों को सामान्य जानकारी के रूप में मैंने बता दिया है। अब संस्कृत के विषय में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जैसे जो हमारे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये होता है पेपर हमको करने के लिए, तो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर किसी ने संस्कृत चूज किया है तो उसको लैंग्वेज सेकेंड हिंदी देना पड़ेगा। और यदि किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत नहीं हिंदी चूज किया है तो उसको लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत देना पड़ेगा। यही हमारा वो हो गया है। एक बात और थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जैसे हम लोग जब पेपर देने जाएंगे तो इस बात को अभी से ही याद रख लें कि किस पेपर को मुझे करना है। लैंग्वेज फर्स्ट मेरा है तो हिंदी कर लेना है लैंग्वेज फर्स्ट में अगर मैंने चूज किया है, और लैंग्वेज सेकंड को संस्कृत का सेकंड वाला पेपर जो होगा उसको हम करना है, क्योंकि वहाँ 2 पेपर रहते हैं, हिंदी का भी 2 रहेगा और संस्कृत का भी 2। तो इसके बाद हम सभी लोग चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। तो हमारा गद्यांश जो है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं तो गद्यांश का जो उत्तर देना होता है तो इसके 2 ट्रिक होती हैं। पहला एक ये कि हम पहले प्रश्नों को देख लें तब गद्यांश को पढ़ें, या तो फिर पहले गद्यांश को पढ़ लें तब जा करके हम प्रश्न को देखें। तो सबसे पहले हम गद्यांश को ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखा जाए, एकस्मिन् ग्रामे सत्यप्रियः नामकः एकः काष्ठिकः अस्म। सः प्रत्यहं वनं गत्वा कुठारेण काष्ठानि छित्त्वा तानि काष्ठानि नगरे विक्रीय सः स्वजीविकोपार्जनं करोति अस्म। एवं सः सुखेन जीवनं नयति अस्म। वने वृक्षाणां समीपे एका नदी प्रवहति स्म। एकस्मिन् दिने यदा सत्यप्रियः कुठारेण काष्ठानि छिन्दति स्म, तस्य हस्तात् भ्रष्टः कुठारः जले अपतत्। कुठारेण विना सः काष्ठानि छेत्तुम् असमर्थः अभवत्। एवं सः उच्चैः विलापं कर्तुम् आरभत। तस्य क्रन्दनं श्रुत्वा वरुणदेवः नद्याः बहिरागत्य तमपृच्छत्, भद्र कस्मात् रोदिसि? ततः सत्यप्रियः सर्वं वृत्तान्तं तस्मै निवेदितवान्। वरुणदेवः तस्य परीक्षां कर्तुम् ऐच्छत्, अतः सः जले निमज्जितवान्। शीघ्रमेव हस्ते सुवर्णकुठारम् आनीय सः बहिरागच्छत्। सत्यप्रियम् अपृच्छत् च, किमेष तव कुठारः गृह्यताम्? सः पुनः उच्चैः रोदितुमारभत। अवदत् च, नास्ति एषः मम, अहं तु स्वकीयमेव कुठारम् इच्छामि। ततः वरुणदेवः पुनः जले निमज्जितवान्। अधुना सः रजतकुठारेण साकं बहिरागच्छत्। तं प्रदर्श्य सः पूर्ववत् अपृच्छत्, अयमस्ति तव कुठारः गृह्यताम्? किन्तु सत्यप्रियः सत्यवादी आसीत्। सः शीघ्रम् अवदत्, अयमपि मम कुठारः नास्ति। एतद् आकर्ण्य पुनरपि वरुणदेवः जले निमज्जितः। अधुना सः लौहकुठारेण सह बहिरागत्य तं कानिष्ठिकम् अपृच्छत्, किमेषः तव कुठारः? हर्षितः सत्यप्रियः झटिति उवाच, आम् आम्, अयमेव अस्ति मम कुठारः प्रभो। वरुणदेवस्य चरणौ स्पृष्ट्वा
स्वकुठारं गृहीत्वा च सः काष्ठानि छेत्तुम् अचलत्। तस्य सत्यनिष्ठां दृष्ट्वा वरुणदेवः अतीव प्रसन्नो अभवत्। अतस्तेन देवेन त्रयः एव कुठाराः तस्मै काष्ठिकाय प्रदत्ता। एवम् उचितं कथ्यते सत्यमेव जयते। अस्मिन् गद्यांशे वयं सर्वे जनाः पश्यन्ति। अस्य गद्यांशे एकः बालकः अस्ति, सः काष्ठिकः अस्ति। तस्य जीविकोपार्जनम् एकोऽपि कार्यमस्ति। सः कुठारेण काष्ठानि छित्त्वा नगरे गच्छति, विक्रीयः कार्यं करोमि। अहं संस्कृतभाषायां न वदामि, हिंदी वदतु। तो मैं सभी लोग बता दूं कि इसका जो हिंदी है कि एक सारांश बता देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि एक गांव में एक सत्यप्रिय नामक बालक था। सत्यप्रिय नाम का एक जो लुहार था वो रहता था, और वह वन में जा कर के कुल्हाड़ी से, अपने नगर में जा कर के कुल्हाड़ी से काटता था, और कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काट के ला करके नगर में उसको बेच करके अपना जीविकोपार्जन का कार्य करता था और पूरक जीवन रहता था। लेकिन एक बार ऐसा ही वह करते रहा था, तो नदी के ऊपर उसका जो जिस पेड़ पर काट रहा था उसकी लकड़ी काटते हुए जो है कि उसका जो कुठार है वह जल में गिर जाता है, और वह फिर क्या करता है, असमर्थ हो जाता है। तभी वह रोने लगता है। फिर उसी समय नदी से वरुण देवता बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। तभी वह सत्यप्रिय है सभी अपने जो उसके साथ वृत्तांत घटना हुई उसको बता देता है। वरुण देव उससे परीक्षा लेना चाहते हैं और जल में जा करके एक तुरंत ही सोने की कुठार लाते हैं, तो और उससे पूछते हैं, तो वह सत्यप्रिय कहता है कि ये मेरी कुठार नहीं है। फिर इसके बाद पुनः वह वरुण देव जी जाते हैं जल में और लाते हैं कौन सी, रजत की एक लाते हैं कुठार, और उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारी है, तो कहते हैं नहीं, यह भी मेरी नहीं है। फिर बाद में क्योंकि सत्यप्रिय जो था वह सत्यवादी था, इसीलिए वह हमेशा कहता था कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। फिर उसके बाद अंतिम समय पर जब वरुण देव अपनी परीक्षा लेते लेते वो हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, फिर देखता हूँ। तो उसके बाद वह जाते हैं और लौह कुठारेण के साथ में वह बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यही है आपकी। तो हर्षित होकर के, खुशी होकर के सत्यप्रिय बोलता है कि हाँ हाँ मेरी है, मेरी है। तो फिर उसके बाद वह तुरंत कहता है हे भगवान, उसके भगवान के चरणों पर गिर करके कि यहाँ यही मेरी है, मेरी कुल्हाड़ी मिल गई है। फिर उसके बाद वह चला जाता है। सत्यनिष्ठा दृष्टा वरुण देव अतीव प्रसन्न होता, और सत्यनिष्ठ को देख करके जो वरुण देव थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वह उनको 3 जो है देवेन त्रयः एव कुठाराः तस्मै काष्ठिकाय प्रदत्ता, और कच्छ की जो 3 और कुल्हाड़ियाँ थी उनको देते हैं और कहते हैं सत्यमेव जयते। एवं उचितम कथ्यते सत्यमेव जयते। अब इसके बाद हम सभी लोग इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है उसकी इस तरफ चलते हैं। जैसा कि हम सभी लोग पहला प्रश्न देखें कि इस गद्यांश में जो आया है, गद्यांश में क्या आया था कि जो सत्यप्रिय था वह कौन था, सत्यप्रिय कह आसीत, वह कौन था। तो सत्यप्रिय कौन था? सत्यप्रिय एक काष्ठ को जो मतलब कि गांव में प्रचलित काष्ठिका था। कौन था सत्यप्रिय? सत्यप्रिय एक काष्ठिक था, अर्थात लुहार था, लकड़ी को काटने वाला था, और उसी से वह क्या करता था, अपना जीवन चलाता था। प्रश्न आता है ऐसे ही कि लुहार था, ग्रामीण था, या तो कोई दूसरा जुलाहा था, इस प्रकार से प्रश्न में पूछता और उसके बाद यही उत्तर आपको देना पड़ता। उसके बाद जैसे आ जाता कि गद्यांशे कस्य प्रचलित उक्ति ही अस्ति। इस गद्यांश में जो प्रचलित उक्ति आई थी, कौन सी उक्ति आई थी? क्या कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यही उक्ति लास्ट में आई थी। क्यों आया था यहाँ? कि अगर हम हमेशा सत्य बोलेंगे, किसी भी क्षण हम लोभ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जो है हमेशा सत्य की क्या होती है, विजय होती है, जय होती है। ठीक है, यह प्रश्न बनता है। उसके बाद और प्रश्न इसमें से देखें कि सत्यप्रिय कह आसीत, अर्थात सत्यप्रिय कौन था, किस प्रकार का आदमी था। तो वह असत्यवादी था, मिथ्याभाषी था, सत्यवादी था। तो किस प्रकार का था? हम लोग देखे थे कि जो सत्यप्रिय था वह सत्यवादी था। कैसा था? सत्यवादी था। इसके बाद जैसे देख ले कि जो हमारा पद्यांश था, अस्मिन् पद्यांशे कस्य देवस्य दर्शनम भवति। हम लोगों के जो प्रश्न था उसमें देखे तो कि इस प्रश्न में जो गद्यांश था आया था कि वरुण देव क्या थे? देव दिखाई पड़ते हैं हम सभी लोगों को। तो कौन से देव? जैसे पूछ लेता इंद्रदेव, विष्णु,
या तो शंकर या तो वरुण, जो भी प्रश्न उसमें रहता, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, जो हमारे इस गद्यांश के अनुसार उचित देव उसमें दिखाई पड़ते हैं, कौन थे, वरुण देव थे। इसके बाद जैसे देखा जाए तो गद्यांश में आया था कि करोमि शब्द जो था, करोमि शब्द अर्थात करोमि जो क्रियापद थी, क्रियापद करोमि, इसका अगर पूछेगा कि लकार क्या था, क्रियापद वचन क्या है, तो क्या था, करोमि जो है हमारा लट लकार का है, लट लकार, ये उत्तम पुरुष एक वचन का हमारा रूप था, ठीक है ना, धातु रूप। अब इसके बाद जैसे देखा जाए तो कह सकते हैं कि इस जो हमारा गद्यांश है इसमें जो बहिरागच्छत क्या आया है, बहिरागच्छत जी, ठीक है ना। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका जो पूछा जा सकता है कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको तोड़ करके देखें तो बहिरागच्छत में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। कैसे विसर्ग संधि है, बहिः धन आगच्छत, ठीक है, बहिः धन आगच्छत। आहा जो यहाँ पास हमारा है इसको सजोरों से ऐसा करके फिर इसके बाद रुत्र विसर्ग करके रा कर दिया जाता है, यही पास इसमें जो होता है, ठीक है। तो बहिरह आगच्छत, ये इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि हो गया। अब जैसे इसमें एक और शब्द आ जाते हैं क्रियापद पूछने के लिए, कि जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे वहाँ पास लिखा था श्रुत्वा आया था, सुन करके उनकी जो रोदन कर रहा था वह, तो उसकी रोने की क्रिया को सुन करके जब आते हैं भाव, तो ये पूछ लेगा कि श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, अक्त्वा प्रत्यय। इसी प्रकार जैसे सुत्वा हो गया, कृत्वा हो गया, इस प्रकार से, है ना, ठीक है ना, समझ गए हैं। अब और प्रश्न बन सकता है कि जैसे छेत्तुम शब्द आया था, छेत्तुम, तो छेत्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तुमुन प्रत्यय हो गया। और इसमें से पूछ सकता है कि यह जो गद्यांश हमारा हमारे पास आया हुआ है पढ़ने के लिए, तो इसमें किस प्रकार के वचनों को बोलने के लिए हमेशा बोला गया है, तो किस प्रकार के, सत्यम वचनम सभी जगह हम लोगों को बोलना चाहिए, ठीक है ना। इससे संबंधित हमारे जितने भी प्रश्न बन रहे थे वह हो चुका है। और आगे जैसे हम देखें तो जो हमारा दूसरा पद्यांश है उसके विषय में बात करते हैं। पद्यांश को देखें तो इसमें क्या कह सकते हैं, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रताम पात्रत्वात् अनमाप्नोति धनार्धमं ततः सुखम। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिर्मायाति क्षयमायाति संचयात् विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते किं कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान् वन्दे वरैः स पूज्यते। तो पद्यांश संबंधित जो हमारा हो गया है, तो पद्यांश को हम देखते हैं। इसमें जो हमारा पहले अर्थ को समझ लेते हैं कि जैसे आया था न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, और न भाई बंटवारा कर सकता है। और उसके बाद यह जितना हम इसको व्यय करेंगे, जितना इसका हम दूसरों को पहुंचाएंगे, वह क्या करेगा, हमेशा वर्धत होगा नित्य प्रतिदिन। और विद्या धन ही क्या होती है, हमारे सबसे बड़ा धन होती है। तो क्या और है दूसरा था, विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रतात् पात्रत्वात् आपनोति धनार्दनम ततः सुखम। अर्थात विद्या हमको विनय देती है और विनय से हम पात्रता पाते हैं, और पात्रता से ही हमको धन मिलता है और धन हमको सुखी करता है। उसके बाद जैसे देख सकते हैं कि विद्वत्तम च निर्वत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वत् च निपृत्त च, और विद्वान और निप्रजन, नैव तुल्यम कदाचन, और इनके तुल्य कोई नहीं। स्वदेशे पूज्यते राजा, और स्वदेश में राजा पूजा जाता है, और विद्वान हर जगह प्रत्येक जगह क्या होता है, पूजा जाता है। कदाचन तुल्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद किम कुलेन विशालेन विद्याहीन सिद्धहीन, अर्थात
अकुलीनो विद्यावंदेन स पूज्यते। इसको हम देखते हैं, जैसे कि इसमें जो कथन पूछे जा सकते हैं कि जैसे व्यय कृते वर्धत एव नित्यम अस्य कथनस्य प्रसंगे किम उपयुक्तम, अर्थात व्यय के और उसको करने से क्या चीज़ हमारा प्रतिदिन हमेशा बढ़ता रहता है। तो क्या बढ़ता रहता है? हमारा धन बढ़ता है। लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार देखा जाए तो क्या बढ़ता रहता है? विद्या। और जो हमारा, अगर हम धन को व्यय करते रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वह, इसका हमको क्या करना चाहिए? संचय करना चाहिए, और विद्या को हम लोगों को व्यय करना चाहिए। यही यहाँ पास डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद जैसे प्रश्न देखा जाए कि सर्वत्र कः पूज्यते, सर्वत्र कौन पूजा जाता है? तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जैसे आता नहीं है, विद्वत्तम च निवृत्तम च नैव तुल्यो कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आ गया ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान तथा राजा की तुलना एक साथ नहीं करनी चाहिए, नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन जो विद्वान गण होते हैं, जिनके पास ज्ञान की सीमा बहुत आगे तक हो जाती है, उनकी हर जगह पूजा होती है, अर्थात सर्वत्र पूजा होती है। और प्रश्न आगे देखें, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः। तो इसका जैसे आ गया है ना, तो पूछ लिएगा। अब जैसे कह सकता है कि जो हमारा कहा जा सकता है कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, अर्थात किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अस्य सिद्धान्तस्य सारवाक्यं किमस्ति? विद्याविहीनं कुलं निरर्थकम, अर्थात विद्या से विहीन जो कुल है वह निरर्थक है। कैसे? क्योंकि जिसके घर में भी विद्या नहीं होगी, जिसके घर में लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, उसके जो है क्या हो जाएगा? उसके घर में समझदारी नहीं रहेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो समाज को समझने का ज्ञान है वह नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो अपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। ये हो गया हमारा। इसके बाद जैसे देखें तो हम कह सकते हैं कि जो आगे और हम इसमें क्वेश्चन पूछे कि देहिनो कः पदस्य अर्थः, इस देहिना जो पद अर्थ है उसका क्या अर्थ होगा? तो देहिनो का अर्थ क्या होगा? जीवात्मनः, जीवात्मनः इति अर्थः अस्ति। देहिना शब्दस्य को अर्थः? देहिना शब्दस्य, देहिना पदस्य अर्थः अस्ति जीवात्मनः। स्थूलकायः नास्ति, परमात्मनः नास्ति, बलिष्ठदेहयुक्तस्य अपि च न अस्ति, अस्ति का? जीवात्मनः अस्ति। वयं सर्वे जनाः देहि शब्दस्य, देहिन शब्दस्य अस्य आत्मा कथ्यते। देहिन शब्दस्य रूपं पश्यति, देहि देहिनौ देहिनः, देहिनं देहिनौ देहिनः, देहिना देहिभ्यां देहिभिः इति प्रकारेण देहिन शब्दस्य रूपं प्रचलति। स्वदेशे पूज्यते राजा, अत्र किं वाच्यमस्ति? अर्थात हम लोग जो कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य पढ़ते हैं उसी के अनुसार पूछा जा रहा है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, अर्थात स्वदेश में राजा पूजा जाता है। तो वह किस प्रकार का वाक्य है? कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है विभक्ति, और प्रथमा तथा क्रिया में कर्म के अनुसार होती है, इसीलिए आत्मनेपद का प्रयोग होता है, क्रिया जो भी होती है इसमें। ठीक, ये हो गया। अब जैसे देख लें, वयं सर्वे जनाः पठति स्वपद्यांशस्य, स्वपद्यांशे आयाति इत्यस्मिन् पदे, आयाति, आयाति इत्यस्मिन् पदे को धातुः कस्य गणस्य च वर्तते। हम कथयति आयाति धातु जो है उसकी धातु क्या है, मतलब आयाति जो क्रियापद है उसकी धातु क्या और किस गण से आती है। जैसे भवादिगण, तुदादिगण, चुरादिगण, स्वादिगण, इस प्रकार से जितने गण बने हुए हैं उस गण में से किस गण की है। तो आयाति जो है इसका धातु क्या है? अदादिगण से आती है, और आयाति पद जो है धातु अदादिगण की ही है, अदादि गण की है। ठीक है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं, कस्य गण से अस्ति आयाति। तो आयाति का रूप क्या होता है? आयाति आयातः आयन्ति, आयासि आयातः आयाथ, आयामि आयावः आयामः। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसमें गद्यांश में, अपने जो पद्यांश था हमारा, कि पद्यांश में जो शब्द आया है
क्या आया है? नित्यम। नित्यम इति पदस्य शब्दस्य को अर्थः? नित्यम इति पदस्य शब्दस्य का अर्थः प्रतिदिनं, दिनं दिनं प्रति। और जैसे हम लिख सकते हैं कि भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम इति शब्दस्य को अर्थः। तो भ्रातृभाज्यम इति शब्दस्य अर्थः भाई के बीच में भी इसका बंटवारा न भवति। कस्य बंटवारा न भवति? विद्या। विद्याधनं का अस्ति? सर्वधनं प्रधानम। विद्या वयं सर्वे जनाः किं देहि? पात्रतां देहि। पात्रतां वयं सर्वे जनाः किम् आप्नोति? धनार्जनं। धनार्जनं वयं सर्वे जनाः किं प्राप्नोति? ततः सुखम। वयं सर्वे जनाः अस्य अपि देखति पश्यति। स्वदेशे किं पूज्यते? स्वदेशे राजा पूज्यते। स्वदेशे कः पूज्यते? स्वदेशे राजा पूज्यते। सर्वत्र कः पूज्यते? सर्वत्र विद्वान् पूज्यते इति पद्यांशस्य अपि प्रश्नोऽपि सर्वे समाप्तं भवति। वयं सर्वे जनाः संस्कृतभाषायाः शिक्षणशास्त्र प्रति संस्कृत प्रश्नोत्तरी अपि कर्तुं शक्नोमि। जैसे हम सभी लोग देखें तो संस्कृत शिक्षा शास्त्र का जो प्रश्न देखें तो पहले जैसे प्रश्न देख सकते हैं हम सभी लोग कि लेखन विभिन्न अवस्था, जैसे संस्कृत में पहले लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गच्छद्भिः लेखन शिक्षणं किम् अस्ति, अर्थात लेखन का विभिन्न अवस्थाओं में जाते हुए जो प्रक्रिया है, उपागम है, वह कौन सी है? तो लेखन शिक्षण लेखन संदर्भम इति अस्ति। का अस्ति? लेखन संदर्भे प्रक्रिया उपागमः। प्रक्रिया उपागम इसका उत्तर जाएगा। जैसे एक प्रश्न दूसरा देखते हैं। छात्राणां संप्रेषणात्मक कौशलस्य मूल्यांकनाय सर्वोपयुक्त प्रक्रिया का अस्ति। कहने का मतलब यह है कि छात्रों में जो बोलचाल की भाषा का कौशल का विकास करना है, उसके मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि मानी जाती है? तो कौन सी? अभिनय कार्यक्रमे अभिनेतृरूपेण भागग्रहणं। वयं सर्वे जनाः जानन्ति यद्यपि वयम् कोऽपि एक्टर् अस्ति, अभिनेता अस्ति, अभिनेत्री अस्ति, तो वयं संप्रेषण कौशलम् ऊर्ध्वगतं जातः इति सर्वे जनाः जानन्ति। छात्रों के संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो है वो क्या है? अभिनय कार्यक्रम है। उसमें अभिनेता के रूप में भाग लेना है, अभिनेत्री के रूप में भाग लेना है। छात्रों में के संप्रेषण कौशल का आकलन करने के लिए रोल प्ले, चित्र पुस्तक के से वर्णन, भाषण, शिक्षण, लेखन और ऑडियो सामग्री प्रक्रिया देना, यह सभी गतिविधियाँ जो होती हैं उपयुक्त होती हैं। ठीक है। और यह सबसे जो है रोल प्ले के माध्यम से हम सभी लोगों को कर सकते हैं। और जैसे देख सकते हैं, जैसे एक हमारे मनोवैज्ञानिक है, कौन है? चॉम्स्की इत्यस्य मतानुसारं मानवाः भाषा विकासाय किं धारयन्ति। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाषा विकास के धारयन से जो कह सकते हैं चॉम्स्की के अनुसार शारीरक प्रवृत्तिम इति अहं कथयति। चॉम्स्की मतानुसारस्य मानव विकास के लिए शारीरक प्रवृत्ति को धारण करता है, यही मत सबसे ज़्यादा वो है। इन्होंने 1960 के दशक में अपनी भाषा में जो शोध शुरू किया था, उनका सुझाव था कि बच्चों को सीखने के लिए जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं और उनकी शारीरिक प्रवृत्ति भाषा विकास के लिए संबोधित करता है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद जैसे देखें तो विद्यालयी जो शिक्षा होती है उसके प्रारंभ में बहुभाषीय उपागम जो होता है, दुष्परिणाम उसके बहुत होते हैं। इसके निवारण क्या हो सकता है? जैसे कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही स्कूल के लिए बहुभाषी दृष्टिकोण स्वभावतः नुकसान को देता है, नुकसान के लिए हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए? आत्मभाषायाः हानेः, जो हमारी आत्मभाषा होती है अर्थात मातृभाषा होती है, उसमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए बच्चे को। और बहुभाषी जो उपागम में बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे उसके अंतर्गत जो दुष्परिणाम है वह दूर हो सके। उसके बाद जैसे कि नव सत्र जो प्रारंभ होता है और उसमें जो छात्र के मनोरंजन के शक्तिवर्धन के लिए हम जो कार्यक्रम करते हैं उसके विषय में अगर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। जैसे नए सेमेस्टर की शुरुआत से पहले आप छात्रों को एक मनोरंजन कार्यक्रम के लिए ऊर्जावान गतिविधि शामिल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? छात्रान कक्षार्थं सज्जितन्तु पेरिवर्तन, अर्थात आप उन छात्रों को कक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करें और इस प्रयोजन के लिए उनको तैयार करें। इस प्रकार से कहा जा सकता है। और जैसे देखें कि शिक्षण सिद्धांतस्य रूपे निर्माणात्मकः सिद्धान्तः विश्वसिति, अर्थात
जब हम सभी लोग देखते हैं कि निर्माणात्मक सिद्धांत ज्ञान के सामाजिक निर्माण पर आधारित एक सिद्धांत है। इसे निर्माणवाद भी कहा जाता है। निर्माणात्मक सिद्धांत के मुताबिक सभी ज्ञान पर सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। तो शिक्षणम समाजे निर्मीयते, सामाजिक रूप से निर्मितः। अब इसके बाद जैसे यदा कदा लोकः एकस्मिन् एव वाक्ये विभिन्न भाषाणां तत्त्वं मिश्रयन्ति एतद् उदाहरणम् अस्ति। अर्थात जब कभी लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं के तत्वों को मिला देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? यह किसका उदाहरण है? कूट मिश्रण का उदाहरण है। फिर उसके बाद आगे जैसे देख ले कि भाषायाः उच्चारणस्य विशेष नियमानां कारणात् छात्राः विश्वासस्य न्यूनताम् अनुभवन्ति। एनां समस्यां समाधोतुम् एकः उपायः अस्ति। का अस्ति उपायः? तो एकः उपायः सक्रियायां प्रयोगः यः कक्षायां मौखिक अन्तःसम्पर्कं भवति। वयं सर्वे जनाः जानन्ति भाषा के उच्चारण के विशेष नियमों के कारण विद्यार्थी कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ठीक है, इसलिए समस्या को हल करने के लिए खेल जैसी गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कक्षा में मौखिक बातचीत हो और बच्चे जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार बात जो वाक्य है सेंटेंस है उसको बोल करके आगे बढ़ सके। ठीक है, उपन्यास पठन जो है वह किसका उदाहरण है? तो विस्तृत पठन का उदाहरण है। किस प्रकार से? जैसे हम लोग देखते हैं कि व्यापक पठन में एक ऐसी रणनीति शामिल होती है जिससे छात्रों के प्रत्येक पाठन को तैयार किया जा सकता है और उसके जो बार बार पढ़ने के बजाय एक विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तकों को तुरंत कर दिया जाए। जैसे इसमें देखा जाता है व्यापक पठन के अंतर्गत जो उदाहरण होते हैं वो पत्रिकाएं, ग्रेडेड रीडर, उपन्यास, कामिक पुस्तकें, ये सभी कुछ आती हैं। निबंधे उद्धरण प्रदानस्य मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति। अर्थात निबंध में उद्धरण को देने का उद्देश्य क्या होता है? तो जटिल विषयस्य विख्यातम इति उद्देश्यम अस्ति। जटिल विशेषम विख्यातम इति उद्देश्यम अस्ति। अर्थात निबंध जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें अगर हम किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं तो जो जटिल विषय होते हैं उसका जो व्याख्या होती है वह किया जा सकता है। जैसे व्याकरण अध्ययनस्य मुख्य रूप का अस्ति, मुख्य रूप शुद्धताम पठनाम इति प्रणतम अस्ति। जैसे और हम लोग देख सकते हैं कि व्याकरण अध्यापनस्य मुख्यम उद्देश्यम का अस्ति। व्याकरण पढ़ने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के वार्तालाप को योग्य बनाना ताकि और शब्दों को उचित तरीके से पढ़ना और अपने जो शब्द अपभ्रंश या अपशब्द है उन सभी लोगों को जानना। पठने अर्थ संकेताः सहायकाः सन्ति। अर्थात पठन कार्य में जो अर्थ संकेत का ग्रहण किया जाता है वह क्या होता है? तो येन अर्थ निष्क्रय प्रक्रियां वर्धयापयन्ति। अर्थात अर्थ संकेत के साथ जो अर्थ निष्क्रय होता है उसको बढ़ाया जाता है। भाषायाः अध्ययनस्य अध्यापनस्य कः उपागम अस्ति? श्रवण बहुभाषीयता इति अस्ति। श्रवण बहुभाषीयता दृष्टिकोण मानना चाहिए। भाषा एक आदत है हमारी, ये मानना चाहिए हम सभी लोगों को। आगे जैसे हम देखें तो इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा जो गुण है वह कहाँ कहाँ हमको दिखाई देता है? तो कहाँ कहाँ? परोपकार में दिखाई देना चाहिए, विश्राम में संत और सभी लोगों के सहायता करने में दिखना चाहिए। और उन्नति ही हमारी कैसी हो सकती है? सबके साथ लेकर के चलने से हो सकती है। और जैसे हम लोग देख सकते हैं कि वृद्धि काले संप्राप्ति का सुविधा भवंती। अर्थात वृद्धि काल में सबसे ज़्यादा कौन वो हो जाता है? तो दुर्जनः हो जाता है। और हम लोग जैसे देख सकते हैं कि भाषाणां लिपिः वयं सर्वे जनाः प्रयोगं कर्तुम् इति का उपयोगः अस्ति। भाषा उपभाषा मध्ये कापि स्पष्टं नास्ति इति वयं लिपि प्रयोगं जानन्ति। अर्थात लिपि के माध्यम से ही हम जो हमारे भाषा का क्या वर्णन अलग है क्या नहीं अलग है उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। जिसे अधोरेखित देख सकते हैं क्रेसनस्य परिकल्पनायां वायगोत्स्की महोदयस्य GDP इत्यस्य समानं वर्तते। अर्थात जो उनका ZDP इति अस्ति। ZDP इति का परिकल्पना अस्ति? ZDP परिकल्पना अस्ति निविष्ट परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस इति अस्ति। और आगे जैसे देखें हम सभी लोग तो कह सकते हैं जो स्वनिम, अव्यक्तवाद, कूनिम, भाषिकवाद, लिंग्विस्टिक स्पीच, श्रुतिवाच, बोबलिंग इति वयं सर्वे जनाः कः जानन्ति इति प्रयोगम् अस्ति संप्रेषणस्य विभागस्य। आगे जैसे हम सब लोग देखें तो फलप्रद शब्दावली किं भवति?
फलप्रद शब्दावली किं भवति शब्दाः येषां प्रयोगः वयं लेखने संभाषणे च कुर्मः। अर्थात जिसका प्रयोग हम सभी लोग लेखन में, बोलने में, संभाषण करने में कर सकते हैं, वही क्या फलप्रद शब्दावली है। उसके बाद और आगे हम सभी लोग जैसे देखते हैं कि जैसे भाषा समुदाय में हम सभी लोग एस इत्यस्य वर्णस्य उच्चारण निवृत्ते इति का अस्ति, तो कह सकते हैं सामाजिक भाषिक परिवर्ती, वेरिएबल कह सकते हैं इसको हम सभी लोग। और भाषा ग्रहणस्य यंत्रस्य एलएडी विचारेण न व्याख्यातम् इति का अस्ति, अर्थात कहा जा सकता है कि बालक जैसे प्रतीकात्मक भाषा सीखते हैं, यह कथन भाषा ग्रहण यंत्र का विचार से व्याख्यात नहीं होता है। और किससे किससे व्याख्यात होता है, उसका किम कारणम, अर्थात उसका भाषिक निर्गतः आउटपुट से, प्राप्त निवेशात इनपुट से ये प्राप्त होता है। बालाः केन प्रकारेण तेषां प्रथम भाषां शिक्षन्ते, ये प्राप्त होता है। बालाः कथं चतुर्वर्षस्य अल्पबाधौ एव भाषा विद्गमे समर्थाः भवन्ति इति अपि वयं सर्वे जनाः जानन्ति। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ जानकारियाँ बता देता हूँ कि जो हमारा सीटेट एग्जाम है, वह तो पहली बात तो सभी लोग पता है फरवरी में है, लेकिन उसकी जो तैयारी हम लोगों की अब थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए। जहाँ कहीं से भी हम लोगों को मिलता है टेस्ट लगाएं थोड़ा सा, और अपना जो है ज्ञान में वृद्धि करते रहें, और जितना भी हो सके उतना हम इसके जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं, उन सभी को देखते रहें। और मेरे चैनल पर तो आप सभी लोगों को मिल ही जा रही है। आगे आप सभी लोगों को जो अब 20 दिन बचा हुआ है, उसमें आप सभी लोगों को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से तैयारी का जो आगे रोड मैप है वो पूरा बना रहेगा। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का जितना भी हो सकता है उतना मैं मदद करने का प्रयास करूँगा। अंत में यही कहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वह सब लोग भी इसके माध्यम से लाभान्वित हो सके। और जो सीटेट में आप लोगों को नंबर लाना है, जो क्राइटेरिया 90 नंबर का, वह आप ला करके अपने जो आगे के आने वाली परीक्षाएँ हैं टीचर से संबंधित, उसमें प्रतिभाग करने के लिए आप योग्य हो सकें। और जो कोई अड़चन आ रही है आपको सीटेट में, या कुछ तैयारियों में आपकी कमी हो जा रही है, उसको आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उससे संबंधित जो कुछ भी और हो सकता है आप सभी को प्रेषित कर सकूं और लाभान्वित करवा सकूं आप सभी लोगों को। इसी शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।